अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? फ़हद बता दो। यस सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा फ़हद, हमने बेसिक्स देखनी है सूडो कोड की, बिल्कुल हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। स्क्रैच से मैंने थोड़ी सी रिवीजन दूंगा, थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा, अगर कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ आई तो मुझे बतानी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सूडो कोड। अगर हमने लिखना है ना कोई भी सूडो कोड, क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। और किसी भी हमने अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या प्रॉब्लम को अगर लिखना हो तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक डेटा टाइप्स क्या हैं। अब बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास कुछ तरह की आ जाती है। सबसे पहली नंबर पे हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप आती है वो होती है इंटीजर होती है। इंटीजर हमारे पास आ जाती है -1, हमारे पास 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। बेसिकली जो नेगेटिव और जो आपके पास पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंटीजर डेटा टाइप्स कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? सेकंड नंबर पे हमारे पास रियल डेटा टाइप्स आ जाती हैं। अब रियल डेटा टाइप्स ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जिनके अंदर डेसिमल कोई पॉइंट्स आ रहे हो, जिस तरह 2.5 आ गया, -5.6 आ गया, फिर 100.0 आ गया। तो जिन जिन डेटास के अंदर आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो वो आपके पास रियल हो जाए ना, आपने ये समझ लेनी बात। अब आपके पास लेट से अगर आपके पास कोई बैंक बैलेंस आ रहा है। अब बैंक बैलेंस जो होता है आपके पास, जिस भी बैंक के अंदर हो, आपके पास पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आपके पास आंसर आता है। तो जो आपके पास बैंक बैलेंस है या जो आपके पास अमाउंट ऑफ मनी है आपके बैंक के अंदर या किसी भी आपके कार्ड के अंदर, तो उसको उसकी डेटा टाइप क्या होगी? रियल होगी। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपके पास लेट्स से आपके पास एक स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं वैसे रियल में भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं? हम ज़्यादातर उनको शो करते हैं इंटीजर फॉर्मेट में। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो अपनी आसानी के लिए इंटीजर फॉर्मेट में मार्क्स अलॉट करते हैं। 50 मार्क्स आ गए, 51, 52, लेकिन पॉइंट्स में वो मार्क्स देना पसंद नहीं करते, तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप होती है। फिर तीसरी जो हमारे पास डेटा टाइप आती है वो होती है बूलियन में आती है। और बूलियन डेटा टाइप हमारे पास होती है ट्रू और फॉल्स। बेसिकली दो ऑपोजिट अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हो ना, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बूलियन से। ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया। ट्रू के का ऑपोजिट क्या होता है? फॉल्स होता है। फिर इसी तरह हमारे पास एम और एफ आ गया, मेल फीमेल। मेल फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम और एफ से। मेल हमारे पास एक चीज़ है और जो फीमेल है दे आर टोटली ऑपोजिट। फिर इसी तरह 0 और 1 आ जाते हैं हमारे पास बूलियन के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की एग्जांपल होती है, वो होती है ट्रू फॉल्स होती है। ट्रू फॉल्स हम हर जगह यूज़ करते हैं, और जो मेजरली बूलियन के अंदर हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं। और आगे जाके भी जब आप कोड्स वगैरह लिखोगे तो आप ट्रू फॉल्स ही यूज़ करोगे बूलियन के केस में। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है जो नेक्स्ट डेटा टाइप है, वो आपके पास 4 होती है। 4 क्या होती है? आपके पास सिंगल जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ या सिंगल आपके पास जो कैरेक्टर्स आ जाएँ, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप 4 कहते हो। आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया, आपके पास सी आ गया, या आपके पास लेट से हैश आ गया, कोई सिंबल आ गया, आपके पास लेट से ये वाला @ वाला सिंबल आ गया, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप 4 कहोगे। बेसिकली जो भी आपके पास कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स उनको आप क्या कहते हो? उनको आप कैरेक्टर्स कहते हो या उनको आप 4 कहते हो। उनकी डेटा टाइप 4 होती है। कीबोर्ड के ऊपर आपके पास लेट से मेरे पास भी एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब अगर मैं क्वेश्चन मार्क सिंगल एक एंटर करूँगा तो वो मेरे पास एक 4 है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर मेरे पास ABC भी लिखा हुआ है, ए मैं प्रिंट करूँगा वो भी एक सिंगल 4 है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास 4 होती हैं, और इनको आप सिंगल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा आपने सिंगल कोटेशन मार्क से रिप्रेजेंट करता है। फिर आपके पास फाइनली आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो? स्ट्रिंग कहते हो। आपके पास सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट आ रहा है या एक आपके पास सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, उसकी डेटा टाइप 4 है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स आ गए, मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए, तो उनकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। आपके पास पहले ए था, सिंगल था, वो एक 4 था। फिर आपके पास बी था, उसकी डेटा टाइप भी 4 थी। फिर आपके पास एक सी था सिंगल, उसकी भी डेटा टाइप 4 थी। लेकिन इन सबको अगर आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। ए बी को भी अगर मिला दो तो वो आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा। एक से ज़्यादा 4 मिलके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली सेंटेंसेस को कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? सर ये रियल का एक बार बताना, ये रियल अच्छा। क्या होता है? अच्छा, रियल हमारे पास क्या पॉइंट। होता है? रियल बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं आपके पास, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स, जिनके अंदर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। जहाँ पर आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है ना, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? रियल होगी। बात क्लियर है? हाँ। वो बेशक माइनस में हो। हाँ जी, बेशक माइनस में। और ये जो इंटीजर्स हैं ये कंप्यूटर में थाउजेंड, हंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है, कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है। आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर कोई भी हो, वो आपके पास इंटीजर होगा। इट डज़ नॉट मैटर हाँ। उनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है?
फिर इसके ठीक हो। पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस आती हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू राइट अ सूडो कोड। अच्छा, इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाए, आपको एग्जामिनर क्या करता है, उसने आपको एक प्रॉब्लम दे दी है कि राइट अ सूडो कोड दैट एंटर्स 50 नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम या प्रिंट्स देयर आउटपुट। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी सूडो कोड राइटिंग में होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेयर वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं ना कोड के अंदर, उनको आपने डिक्लेयर करना है। अब डिक्लेयर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये मैं समझाता हूँ। वेरिएबल्स बेसिकली आपके पास कोड के अंदर एक ऐसी चीज़ होता है या जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। अब जारी सी बात है, अगर आपने सूडो कोड लिखना है तो आपने किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। अब एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि 50 नंबर्स है, 50 नंबर्स का आपने इनपुट लेना है और 50 नंबर्स को आपने क्या करना है, आपने आउटपुट भी करवाना है। तो अगर 50 नंबर्स का जो सम है, अगर 50 नंबर्स के सम को लेट से आपने आउटपुट करवाना है, तो जारी सी बात है जो आप सम कैलकुलेट करोगे 50 नंबर्स का, उनको आपको कहीं पर स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो जहाँ पर आप उसके सम को स्टोर करवा रहे हो वो आपका एक वेरिएबल कहलाएगा। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वैल्यूज़ को एडिशन करते हैं। अगर आपने सम करना हो, टोटलिंग करनी हो, तो उसलिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। बेसिकली डाटा के साथ खेलने के लिए, डाटा के साथ प्ले करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अब डिक्लेरेशन क्या प्रोसेस होता है, डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज़ करने हैं ना, सारी सी बात है अब ये तो समझ आ गई कि वेरिएबल्स यूज़ होने हैं कोड के अंदर। अब वेरिएबल्स जो आपने यूज़ करने हैं, उनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि वेरिएबल्स को सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डिक्लेयर करवाना होता है। अगर वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर नहीं ना करवा रहे ना कोड के अंदर, तो कभी भी आप उन वेरिएबल्स को कोड के अंदर यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अनलेस एंड अनटिल यू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, देयर इज़ नो वे दैट यू कैन यूज़ दोज वेरिएबल्स। तो आपको लाजमी है कि आपने क्या करना होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर ज़रूर करवाना है। डिक्लेरेशन के बगैर यू कैन नेवर यूज़ एनी वेरिएबल इन आ कोड। और फिर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स एंड रिमूव गार्बेज वैल्यूज़ इफ़ नेसेसरी। गार्बेज वैल्यू पे हम अभी वापस आएंगे कि गार्बेज वैल्यू होती क्या है, लेकिन सेकंड स्टेप आपने समझना है कि हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी है अप्रोप्रिएट। वो हम बाद में आगे जाके डीप देखेंगे कि कैसे वैल्यूज़ असाइन करते हैं, क्यों वैल्यूज़ असाइन करती हैं एंड वाई। और और जो गार्बेज वैल्यू भी आ रही है ना हमारे पास उसको भी हमने रिमूव करवाना होता है। लेकिन हमने सबसे पहले देखना है कि गार्बेज वैल्यू रिमूव करवाना नेसेसरी है, तो वो हम थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहा है अप्लाई अ रिपीटिंग लूप इफ़ नेसेसरी। अब हमने क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने कोई एक काम करना है और एक रेपिटेशन में करना है, तो अगर कोई भी काम आप रेपिटेशन में कर रहे हो ना, तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। अब हो क्या सकता है, क्वेश्चन में वो सूडो कोड में उसने आपको कह रही है कि इनपुट 50 नंबर्स, तो आप क्या कर रहे होगे बेसिकली, बताओ फाद। सर जी नहीं, वो जो सही वो नीचे जहाँ लिखा हुआ है ना वहां से समझाएं, ऐसे सर ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है नीचे? नहीं, आपने इस जहाँ पे अप्लाई किया है ना ये चीजें, हम्म वहां से समझा, मैं यहाँ से वहाँ ऊपर से मैं वहाँ गुजर से रहा समझाता हूँ फाद। लेकिन अभी ये जो स्टेप्स है ना अपने दिमाग में रख लो, अभी मैं उन पर वापस आता हूँ। अब थोड़ा सा ना ये बस फिंगर टिप्स पे अपने रख लो कि ये चीज़ें हमने करनी है और उनको मैं सेपरेटली अभी समझाऊंगा अभी आपको। अच्छा, थर्ड में उसने क्या कर दिया, रिपीटिंग लूप लगाना है अगर नेसेसरी है, और फोर्थ में हमने क्या करना है, आउटपुट करना है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं बेसिक हमारे पास स्टेप्स होते हैं जो कि हमने कंप्लीट करने चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, राइट अ कोड एक मिनट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है राइट अ कोड दैट टेक्स एन इनपुट। अब ये वाला अगर हमने कोड लिखना है तो हमने क्या करना है, इस कोड के अंदर वो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास कोड है जिसके अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ एक इनपुट हमने लेनी है। कोई भी नंबर का हम इनपुट ले सकते हैं। तो अगर आपने इनपुट स्टोर करवानी है, जारी सी बात है, अगर आपने इनपुट करना है किसी नंबर की वैल्यू, 1 इनपुट करना है, 2 इनपुट करना है, 3 इनपुट करना है, तो जारी सी बात है किसी वेरिएबल के अंदर आप इनपुट करवाओगे। तो मैंने जो पहला स्टेप क्या किया इस कोड के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखवाया डिक्लेयर, और डिक्लेयर मैंने किसको करवा दिया, नम को डिक्लेयर करवा दिया। नम मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इनपुट को स्टोर करवाना है। अब नम की जगह यहाँ पर आप num1 भी लिख सकते थे, num2 भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे x भी लिख सकते थे, y भी लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी है आपने वेरिएबल का नाम क्या बनाना है। लेकिन हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी आपका वेरिएबल का नाम आ रहा है ना, वो मीनिंगफुल हो, ताकि देखते साथ ही आपको पता लग जाए कि वेरिएबल का पर्पस क्या है। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था num, NUM,
नम से मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई नंबर स्टोर हो रहा है। अगर मैं इसका नाम रख देता लेट से डिक्लेयर एक्स, अब एक्स का मुझे नहीं पता क्या है, मुझे पता है एक्स इंटीजर है, डिक्लेयर तो करवा दिया एक्स को और कोड मेरा तब भी चल जाएगा, लेकिन मुझे देखते हुए कोड को पता नहीं लग रहा कि वेरिएबल का यूज़ क्या है। अब एक्स का यूज़ कुछ भी हो सकता है, एक्स के अंदर मैं टोटलिंग भी करवा सकता हूँ, एक्स के अंदर मैं नंबर भी इनपुट करवा सकता हूँ, एक्स के अंदर मैं रियल नंबर भी इनपुट करवा सकता हूँ, एक्स के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो जितने भी आपने वेरिएबल्स के नाम रखने हैं ना, आपने मेक श्योर करना है कि जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो मीनिंगफुल नेम हो, तो फिर आपका जो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसमें एग्जामिनर पूछ भी लेता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको कोडिंग के अंदर करना चाहिए टू मेक योर प्रोग्राम एफिशिएंट। तो प्रोग्राम को अगर एफिशिएंट बनाना है तो सबसे पहली उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स ये होता है कि आपको मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स लेने हैं ताकि उनको देख के उनका पर्पस पता लग जाए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ज़रा। अच्छा फाद, मुझे बता दो कहाँ से बात ही समझ आई आपको? या आपने कहा इनपुट नम 1 भी कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इनपुट की थी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो भी आपने वेरिएबल के नाम रखने हैं ना वो मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि वेरिएबल के नाम को देखते साथ आपको पता लग जाए कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे मैंने करवाया था डिक्लेयर नम। अब नम के नाम से मुझे पता लग रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ स्टोर करवानी है, मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर करवाना है। तो पता लग गया आपको कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम है, आपको वेरिएबल का नाम देखते साथ ही आपको उसका पर्पस भी पता लग गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप नम की जगह आपने एक्स लिखा होता तो फिर आपको पता नहीं लगना था कि एक्स की वर्किंग क्या हो रही है, एक्स की पर्पस क्या हो रहा है। एक्स कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर टोटलिंग भी करवा सकते हैं हम उसके अंदर नंबर भी इनपुट करवा सकते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह नाम रखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि उसके अंदर नंबर से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, नंबर्स की इनपुट हम करवा रहे हैं। तो यहाँ तक गॉट इट, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। अच्छा सर ये हम दोबारा शुरू से पढ़ें? थोड़ी सी बेसिक्स करें मुजम्मिल, अभी हम नए सूडो कोड्स पे जाते हैं, अभी हम देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया, उसने यहाँ पे कह दिया इनपुट नम। हमने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से जो नंबर हमारे पास आ रहा है हमने उसको इनपुट कर देना है, बिकॉज कोड ने हमें कहा था राइट अ कोड दैट टेक्स एन इनपुट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट नम। अगर वो कहता है आउटपुट करना है तो हमने यहाँ पे लिख देना था आउटपुट नम। अब गार्बेज वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी है, वो समझ लो। गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू को आप डिक्लेयर करवाते हो ना, तो उसके अंदर एक बिल्ट इन एक गार्बेज वैल्यू होती है। अब होता क्या है, कोई भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, और गार्बेज वैल्यू का नाम क्या होता है, -83,9000 करके कुछ होता है। दिस इज़ दी नेम ऑफ द गार्बेज वैल्यू। और जितने भी आप कंपाइलर्स आगे जाके यूज़ करोगे ना फ्यूचर के अंदर, A2 के अंदर जाके यूज़ करोगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके यूज़ करोगे, तो आप नोटिस करोगे जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो ना, उसकी अगर आप वैल्यू को नोटिस करो, वो इनिशियली उसकी वैल्यू हमेशा -83,9000 करके एंड सॉन करके कुछ नेगेटिव वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। अब इस जो वैल्यू होती है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज की, इससे कुछ मसले आते हैं कोड्स के अंदर। अब हो क्या सकता है, लेट से आपके पास आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर सम के नाम से, और इसकी आपने वैल्यू रखवा दी है इंटीजर। अब आप क्या करना चाहते हैं, सम के अंदर आप जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं ना, आप उनका सम कैलकुलेट करना चाहते हो इस तरह करके, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम के अंदर लेट से आपके पास आ रहा है 15, तो आप क्या चाहते हो कि सम के अंदर 15 की वैल्यू आ जाए एंड सॉन। तो अगर आपने सम लेना है ना किसी चीज़ का, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सम के अंदर ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास, वो क्या थी, गार्बेज वैल्यू थी -83,900। तो होगा क्या इसके अंदर, इस कोड के अंदर बेसिकली वो करेगा सम इज़ इक्वल टू, सम के अंदर अब वैल्यू क्या, -83,900 करके कुछ वैल्यू, और इसके अंदर वो प्लस कर देगा 15 वाली वैल्यू। तो हमारे पास क्या सम के अंदर क्या चीज़ वैल्यू चली जाएगी, -83,900 सॉन करके प्लस 15 वाली वैल्यू। तो एक नेगेटिव वैल्यू हमारे पास सम के अंदर स्टोर हो जाएगी, जबकि होना क्या चाहिए था, जबकि अगर हम 15 हमारे पास पहला नंबर आ रहा है तो सम के अंदर सिर्फ 15 स्टोर होना चाहिए था, यही चीज़ होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गार्बेज वैल्यू होती है उसकी जगह हम क्या प्लेस करवा देते हैं, 0। तो अगर हम गार्बेज वैल्यू की जगह 0 प्लेस करवा दें तो वो क्या करेगा, 0 + 15, और सम के अंदर क्या चीज़ स्टोर करवा लेगा, 15 स्टोर करवा लेगा। इस तरह हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं।
अब लेट से इसके अंदर एक और भी आपके पास चीज़ हो सकती है कि आप अब अपने कोड के अंदर आपने एक वेरिएबल रखवाया है, एक इंक्रीमेंट वेरिएबल आ रहा है। ये जो आपके पास फंक्शन होता है ना x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको आप कहते हो इंक्रीमेंट फंक्शन। अब x जब आपने डिक्लेयर करवाया उसके अंदर गार्बेज वैल्यू, तो वो क्या करेगा, वो गार्बेज वैल्यू को प्लस वन कर देगा। तो जब गार्बेज वैल्यू को आप प्लस वन करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन वैल्यू आनी क्या चाहिए थी, आप चाहते थे कि आपके पास वैल्यू इस तरह करके है 1 2 3 4 5 6। बेसिकली इंक्रीमेंट का पर्पज़ ये होता है कि पहले आपके पास वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 और 6 हो एंड सो ऑन, इस तरह करके वैल्यूज़ आपके पास इंक्रीमेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास पहले ही कोई गार्बेज सी नेगेटिव वैल्यू होगी और उसको आप ऐड कर रहे हो 1 के अंदर, तो वो आपके पास एक नेगेटिव बड़ी सी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये वाली जो आपके पास आउटपुट आ रही है कभी आएगी, तो इससे काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गार्बेज की जगह आपके पास ज़ीरो होता तो फिर क्या होना था, पहले उसने करना था x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, एक्स के अंदर क्या चीज़ आ गई, 1 आ गया। फिर उसने ये वाली स्टेटमेंट रन करनी थी, अब वो करेगा 1 प्लस वन 2, एक्स के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी 2। दोबारा जब इसने चलना था तब उसने करना था 2 प्लस वन, तो अब एक्स के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी 3। अब एक्स के अंदर क्या 3 है, तो उसने करना था 3 प्लस वन, अब एक्स के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी 4। अब यहाँ पे उसने क्या करना था, दोबारा x प्लस वन, तो 4 प्लस वन होना था, अब x के अंदर क्या आ जाना था 5 आ जाना था। तो इस तरह करके हमारे पास क्या होगा, गार्बेज वैल्यू का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस कर दें ज़ीरो के साथ। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ ऐड हो रही हो या कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो आप क्या करते हो, आप उसकी गार्बेज वैल्यू रिमूव करवाते हो। और गार्बेज वैल्यू रिमूव किस तरह करवाते हो, आप इस तरह करवाते हो, टू रिमूव गार्बेज वैल्यू सम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो भी वेरिएबल के, जिस भी वेरिएबल के अंदर से आपने गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है, आप उसको इक्वल टू ज़ीरो के रख दो। एक्स के अंदर से आपने गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर दो। फिर आपने करना है, आपने वाई के अंदर से गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है, वाई इक्वल टू ज़ीरो कर दो। और हिंट क्या है, गार्बेज वैल्यू रिमूव कब करनी होती है, जब भी आपके पास एडिशन आ रही हो या सब्ट्रैक्शन आ रही हो, तब आप गार्बेज वैल्यू रिमूव करवाते हो। अब इसमें अगर आप नीचे देखो, यहाँ पे रूल्स फॉर गार्बेज वैल्यूज रिमूवल ओनली नेसेसरी व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब ये वाली कंडीशन देखो जो इंक्रीमेंट वाली कंडीशन है, c इज इक्वल टू सी प्लस वन, इसमें प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो गार्बेज वैल्यू c के अंदर से रिमूव करवाओगे c इज इक्वल टू ज़ीरो करके। फिर आपके पास a इज इक्वल टू a माइनस वन आ रहा है, इसके अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू रिमूव करवाओगे a इक्वल टू ज़ीरो करके। फिर इसी तरह सम इज इक्वल टू सम प्लस नम हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो सम इक्वल टू ज़ीरो करके गार्बेज वैल्यू आप रिमूव करवाओगे। अच्छा, अब ये जो इंक्रीमेंट वाली चीज़ होती है ना, ये तब आती है जब आपके पास यहाँ पे सेम वेरिएबल हो, इक्वल टू करने के बाद सेम वेरिएबल हो और उसके अंदर प्लस वन या माइनस वन हो रहा हो। माइनस वन होगा तो डिक्रीमेंट है, प्लस वन हो रहा हो तो इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, और डिक्रीमेंट का मतलब है अगर आपके पास 10 से नंबर शुरू हो रहा है तो 10 9 8 7 6 रिड्यूस हो रहा है। और सम बेसिकली आपके पास टोटलिंग होती है, 50 नंबर्स हैं आपके पास, आपने 50 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम ऐड करते जाओ सम के अंदर, तो आपके पास वैल्यूज आती रही। तो ये आपके पास गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर जब अल्फ़ाबेट सेम आए हों आगे पीछे तो फिर ही हमेशा गार्बेज वैल्यू आती है कि पता कैसे लगता है गार्बेज? जब अल्फ़ाबेट्स क्या हो, जब अल्फ़ाबेट्स आगे वाला और पीछे वाला मतलब कि इक्वल के बाद और इक्वल से पहले वाला सेम हो, तभी हमेशा ये गार्बेज वैल्यू आती है। हाँ मोस्ट प्रॉबेबली इन्हीं केसेस में आती है हमारे पास, मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं। बस आपने अंदाज़ा क्या लगाना है कि जब भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट के अंदर प्लस आ रहा हो ना, या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर माइनस आ रही हो, तो गार्बेज वैल्यू आपने रिमूव करवानी है, ठीक है, उसको इक्वल टू ज़ीरो करना है। अगर आप लेट से किसी कोई आपके पास वेरिएबल है उसका सिर्फ आपने इनपुट करवाना है या आउटपुट करवाना है, उस केस में गार्बेज वैल्यू की रिमूवल नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो गार्बेज वैल्यू है वो उस केस में खुद ही ओवरराइड हो जाती है। अब जब आप c इक्वल टू ज़ीरो या a इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो होता क्या है, पहले c के अंदर लेट से गार्बेज पड़ी हुई है, तो जैसे ही आपने इसके अंदर c इक्वल टू ज़ीरो किया ना, तो गार्बेज रिमूव होगी और उसकी जगह क्या स्टोर हो जाएगा, ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। तो जो बेसिकली गार्बेज वाली वैल्यू वो खुद ही ओवरराइट हो रही है, गार्बेज की जगह ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह यही होता है आपके पास। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है सबसे कॉमन कि सर जब हम इनपुट करवाते हैं, लेट से हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट नम, अब नम भी तो वेरिएबल है हमारे पास और नम के अंदर भी एक गार्बेज वैल्यू, लेकिन इनपुट के केस में हमने नम को इक्वल टू ज़ीरो नहीं किया। अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, तो इसका सलूशन ये है कि पहले तो ज़ाहिर सी बात है नम के अंदर भी गार्बेज वैल्यू होती है, क्योंकि हर वेरिएबल के साथ एक ही चीज़ होती है। ये नहीं होता कि कुछ वेरिएबल्स आपके पास प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स नॉन प्रिविलेज्ड होते हैं। तो इसमें भी आपने क्या करना है
इसमें बी नम के अंदर पहले क्या कौन सी वैल्यू गार्बेज है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इनपुट करवाया ना कोई नंबर, लेट से आपने इनपुट करवा दिया 12, तो होगा क्या, गार्बेज वाली वैल्यू कैंसिल होगी और गार्बेज की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गार्बेज वैल्यू ओवरराइट हो रही है, हमें ज़ीरो रखवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर इक्वल टू ज़ीरो कर दो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड है हमारे पास। तो इसलिए हम इनपुट और आउटपुट वाली स्टेटमेंट्स में कभी भी हम जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको गार्बेज वैल्यू रिमूव नहीं करवाते, हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए गार्बेज वैल्यू को देखते हैं, वरना रिमूवल करवाना नेसेसरी नहीं है, वो आराम से हो जाता होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता वो, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। यस सर, याद रखिए। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पे कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आती हैं। अब कोडिंग पर आपने लेट से कुछ कंपैरिजंस करने हैं, आपने देखना है कि क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या क्या दूसरी वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट आती है वो पहली वाली आती है, इफ़ देन एल्स वाली, और मैं अभी आपको कहूँगा कि अभी आपने सिर्फ इसी पे फोकस करना है, केस ऑफ अदरवाइज एंड पे आप देख लेना। सबसे पहली जो आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट आती है वो आती है इफ़ देन एल्स वाली आती है। इफ़ देन एल्स का मतलब क्या है, अगर ये वाली चीज़ हो रही है तो आपने ये वाली चीज़ करनी है, वरना आपने ये वाली चीज़ करनी है, ये इसका बेसिक मतलब है। तो इसमें लेट से वो कहता है आपने क्या करना है, अगर आपके पास नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने पॉजिटिव आउटपुट करना है, अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो आपने नेगेटिव आउटपुट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर आपके पास जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव है, तो आपने कर दिया अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फिर आउटपुट पॉजिटिव, वरना आउटपुट नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और इसमें हमने एज्यूम करना है कि नंबर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती है, अगर ये वाली चीज़ हो रही है तो ये करो वरना ये करो, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं फाद? सर इसके नीचे स्लैश लगा सकते हैं, नंबर एन इक्वल टू जीरो, ये जीरो हमेशा हो ही नहीं सकते। देखो इसमें आप लगा सकते हो, इसमें आप पूरी आप इफ़ देन एल्स लिखो, पहले आप लिखो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन आउटपुट पॉजिटिव, एल्स आप लिख दो एल्स इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो देन आउटपुट नेगेटिव। इस कोड में हमने अजम्पशन लगाई है कि कोड जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो इक्वल टू ज़ीरो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन लगी। वरना अगर आपने अजम्पशन ना लगाई होती ना कि नंबर इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी थी, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन आउटपुट पॉजिटिव, एल्स इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो देन आउटपुट नेगेटिव। लेकिन इसमें हमने क्योंकि एज्यूम कर लिया कि नंबर इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सीधा यही चीज़ लगा दी कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है हमने एज्यूम कर लिया कि इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाती है कि वो नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए मैंने खाली एल्स लिख लिया, एल्स के आगे दोबारा एक कंडीशन ही मैंने लिखी। ओके अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ आती है ना इसमें एल्स वाली, ये हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती। आप इसको इस तरह कर सकते हो, आप कर सकते हो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन आउटपुट पॉजिटिव, और सीधा आप एंड इफ कर सकते हो, तो वो भी आपके पास स्टेटमेंट चल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए चलेगी। तो ये वाली जो एल्स वाली स्टेटमेंट्स होती है ना हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है आपने एल्स में कुछ लेकर आना है नहीं लेकर आना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड में केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ये भी आपके पास बेसिकली सेम टू सेम इफ़ कंडीशन जैसा है, बस इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस ये आता है कि जब भी आपके पास ज़्यादा इफ़ कंडीशन लग रही हो ना या ज़्यादा आपके पास कंपैरिजंस आ रहे हो, तो फिर आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, आप केस ऑफ अदरवाइज एंड केस को यूज़ करते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने केस ऑफ यूज़ करना है, जिस भी वेरिएबल को आपने कंपेयर करना है ना वो केस ऑफ के बाद आपने लिखना है। केस ऑफ ये सिंटेक्स है केस ऑफ आपके पास, जो कि आपने एज इट इज़ लिखना है। फिर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ जाएगा जिसके साथ आपने कंपैरिजंस करने हैं। फिर यहाँ पे आपने देखना है अगर तो आपके पास नंबर लेस देन ज़ीरो है तो आपने आउटपुट कर देना है कॉलन लगा के नेगेटिव, अगर तो आपके पास नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपने आउटपुट कर देना है पॉजिटिव, अगर नंबर नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तो अदरवाइज़ में आपने लिख देना है आउटपुट ज़ीरो। जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तो आपके पास एंड केस सिनेरियो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, और फिर इसको एंड कर देना है अपने एंड केस से। ये वाला जो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस है ये इतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आपने इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके पास इफ़ कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो फोकस करना है आपने इफ़ देन एल्स पे अभी के लिए करना है। फॉर नाउ फोकस मोर ऑन इफ़ देन एल्स, ठीक है। यस अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ लूप्स आ जाते हैं। लूप्स हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे जो पहला और जो सबसे ईजीएस्ट लूप होता है वो हमारे पास होता है फॉर टू नेक्स्ट काउंटर कंट्रोल लूप होता है।
इसमें अब लूप्स की हमारे पास ज़रूरत कहाँ से आती है? ज़रूरत हमारी लूप्स की इसलिए पड़ती है कि अगर आपको कोड कोई रेपिटेशन में या कोई ज़्यादा काम आपसे पूछ ले, कोई अगर आपके पास आपने कोड लिखना हो जिसके अंदर एक ही काम आपने बार बार करते रहना है, तो इसमें आप क्या करोगे? लेट से आपके पास एक कोड कह रहा है आपने 50 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो इसमें आप क्या करोगे? आप 50 टाइम्स लिखोगे। पहली दफ़ा आप लिखोगे इनपुट नम, फिर आप लिखोगे इनपुट नम इनपुट नम इनपुट नम, 50 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा इनपुट नम। तो ये आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी जो स्पेस है वो भी वेस्ट हो रही है। तो इसका आसान तरीका करने का क्या होता है कि आप सिर्फ एक दफ़ा लिख दो इनपुट नम, और जो ये वाली लाइन है इनपुट नम वाली, इसको 50 टाइम्स एक लूप के अंदर रन करवा दो बार बार, ताकि आपको बार बार 50 लाइन्स में आपको इनपुट नम ना लिखना पड़े, सिर्फ एक लाइन आप लिखो और उस लाइन को आप 50 टाइम्स चला दो एक लूप के अंदर। तो यहाँ पे वो ये सेम चीज़ कह रहा है, राइट अ कोड दैट टेक्स 50 इनपुट्स। तो आपने क्या किया? डिक्लेयर नम कर दिया एज इंटीजर, क्योंकि नम के अंदर आपने इनपुट्स को स्टोर करवाना है। फिर आपने क्या किया? यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 50। आपने इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना था? 50 टाइम्स चलाना था। तो आपने इस फॉर लूप को चला दिया 1 से लेकर 50 टाइम्स तक चला दिया। फिर आपने इसके अंदर लिख दिया इनपुट नाम, और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट एक्स। इस लूप को कहते हैं फॉर टू नेक्स्ट। फॉर टू नेक्स्ट आपके पास सिंटेक्स होता है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है काउंटर कंट्रोल लूप। तो काउंटर कंट्रोल लूप भी इसको कहते हैं, फॉर टू नेक्स्ट भी कहते हो। अगर एग्जामिनर गलती से काउंटर कंट्रोल लूप नाम यूज़ कर लेता ना किसी भी पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर या सूडो कोड के अंदर, तो आपने परेशानी होना, इट मीन्स द सेम एज फॉर टू नेक्स्ट लूप। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने? इसमें वो यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आता है ना, फॉर के बाद हमने अपने से कोई वेरिएबल का नाम चूज़ करना होता है। आप यहाँ पे फॉर के बाद लिख सकते थे रिपीट्स, आप यहाँ पे एक्स लिख सकते थे, वाई लिख सकते थे, ए बी सी डी, कोई भी आपका वेरिएबल का नाम आ सकता है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉर के बाद आपके पास एक वेरिएबल आएगा, और जो भी यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। आपको ऊपर कोड के टॉप पे उसको डिक्लेयर एक्स एज इंटीजर करके आपको उसको डिक्लेयर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर लूप की खासियत ये होती है, फॉर लूप की स्पेशलिटी ये है कि जो भी फॉर लूप के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हो वो ऑटो डिक्लेयर हो रहा है, आपको उसको सेपरेटली डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, एक ये चीज़ होगी, और जो भी यहाँ पे आपने ऊपर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखा है ना, वही वेरिएबल का नाम नेक्स्ट के साथ भी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रख लेना है, अगर ऊपर आपने वाई यूज़ किया तो नेक्स्ट के साथ भी वाई आएगा। अच्छा, तो ये बात होगी। और फॉर लूप के अंदर दूसरी हमारे पास जो एक अच्छी चीज़ ये आती है कि अब ये कर क्या रहा है, हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ये 1 से 50 टाइम्स होगी। जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगा ना, तब x की वैल्यू 1 होगी। जब दूसरी दफ़ा ये लूप चलेगा, x की वैल्यू 2 होगी, एंड सो ऑन चलती रहेगी। x की वैल्यू इंक्रीज़ करती रहेगी, x की वैल्यू बेसिकली इंक्रीज़ करेगी 1 2 3 करके, एंड सो ऑन अंटिल इट्स वैल्यू 50, इस तरह करके इंक्रीज़ करेगी। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना आपके पास, ये बेसिकली इंक्रीमेंट से होती है, जो कि हमने पीछे पढ़ी भी थी। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करते रहो, तो पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 ऑल द वे टू 50। तो ये वाला जो इंक्रीमेंट वाला काम होता है ना, ये भी फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती करने की। इसलिए प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? प्रोग्रामर्स प्रेफर इस कोड को करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीमेंटेशन भी आपके पास ऑटोमेटिकली हो रही होती है, और आपके पास जो वेरिएबल होता है वो डिक्लेयर भी ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। तो दैट्स वाई मोस्ट प्रोग्रामर्स प्रेफर टू यूज़ फॉर लूप। इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? सेकंड के अंदर आपके पास लूप आ जाता है व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। इस लूप को आप कहते हो प्री कंडीशनल लूप कहते हो। प्री कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास कंडीशन आती है वो पहले आती है, कि लूप आपने कितनी दफ़ा चलाना है वो वाली कंडीशन पहले आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो फॉर लूप है उसके अंदर इंक्रीमेंट भी ऑटो हो रहा होता है और डिक्लेरेशन भी ऑटो हो रही होती है, लेकिन वाइल लूप के अंदर इस तरह नहीं होता। तो वाइल लूप के अंदर जो भी आप लूप यूज़ कर रहे हो ना, लूप कह रहा हूँ, जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो आपको खुद ही से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा मैनुअली। तो आपने क्या किया? डिक्लेयर नम के साथ साथ एक्स भी आपने खुद ही डिक्लेयर करवा दिया। फिर आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक्स को इक्वल टू 0 भी कर दिया, बिकॉज जारी सी बात है अब आपने ये वाली इंक्रीमेंट वाला नीचे चीज़ भी खुद ही मैनुअली यूज़ करनी है। फॉर लूप के अंदर ये वाली चीज़ खुद ही हो रही होती है, लेकिन अब आपको वाइल लूप के केस में ये वाली चीज़ भी आपको अनफॉर्चुनेटली खुद से करनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ आप खुद से कर रहे हो तो इसके अंदर एडिशन हो रही है, तो गार्बेज वैल्यू रिमूव करने के लिए हमने कर दिया x इक्वल टू 0। और बाकी जो लूप के अंदर वाला कोड है वो सेम कोड होगा, यहाँ पर भी इनपुट नाम आ जाएगा, बस एडिशन यहाँ पे किस चीज़ की आएगी? इंक्रीमेंट अब हमने खुद करवाना है। नेक्स्ट एक्स क्या करता था? खुद ही 1 x की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह करके इंक्रीमेंट करता था, लेकिन एंड वाइल इस तरह खुद ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं करता, हमें खुद ही x इक्वल टू एक्स प्लस 1 करके इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है। तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है वाइल और फॉर लूप के दरमियान। अब इसके बाद जो थर्ड लूप होता है हमारे पास वो होता है रिपीट अंटिल लूप। इसके अंदर जो भी कंडीशन होती है कि कितनी दफ़ा लूप चलना है वो पोस्ट कंडीशन में आती है, एंड पर आती है वो वाली कंडीशन। तो यहाँ पर आपने लिखना है डिक्लेयर
यहाँ पे भी जो रिपीट अनटिल है ना वो भी सिमिलर होता है वाइल लूप के अंदर, और इसके अंदर भी वो वाली फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती जो कि हम फॉर लूप में इंजॉय करते थे। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है डिक्लेयर नम और एक्स लिखोगे, फिर इसको डिक्लेयर आप करवा दोगे एज इंटीजर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिपीट। अब आपने इनपुट नम लिखना है और इसमें इंक्रीमेंट जो हो रही है आपके पास ये भी आपने खुद करवाना है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। और कब तक आपने ये चीज़ चलानी, जब तक आपके पास x की वैल्यू लेस देन 50 है तब तक आपने लूप चलाते रहना। मतलब जब तक आपके पास x की वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा नहीं ना हो जाती तब तक आपने लूप कॉन्स्टेंटली चलाते रहना। तो ये इस कोड का पूरा मतलब है। तब तक रिपीट करो जब तक आपके पास x की वैल्यू 50 से कम है। जैसे ही 50 या 50 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 50 टाइम्स काम पूरा हो गया, 50 टाइम्स नंबर इनपुट्स हो गए आपके, तो ये लूप क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और ये लूप ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके पास और कोई आपके पास इनपुट नहीं आएगी। अच्छा, अब अगर आपने 100 टाइम्स लेट से लूप चलाना था तो 50 की जगह क्या आना था, 100 आना था। इसी तरह ऊपर वाइल के अंदर अगर आपने वाइल का लूप यहाँ पे 100 टाइम्स चलाना था या आपने 150 नंबर्स इनपुट करवाने थे तो आप यहाँ पे लिखते हैं वाइल एक्स इज़ लेस दैन 150। इसी तरह यहाँ पे अगर फॉर एक्स वाला जो लूप था इसके अंदर आपने 200 वर्ड्स इनपुट करवाने थे तो आप करते हैं फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 200। तो ये आपके पास लूपिंग वाला काम है और ये आपके पास सारी सूडो कोड की जितनी भी बेसिक्स थी वो इसके अंदर कवर हो रही हैं। बाकी सूडो कोड की बेसिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते रहेंगे डिफरेंट सूडो कोड प्रॉब्लम्स के। ठीक है, अभी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं ठीक है। अच्छा सर, ये लिखना ऐसे है कि डिक्लेयर नम फिर कॉमा फिर एक्स और फिर उसके बाद सेमीकोलन फिर इंटीजर। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है जब भी डिक्लेरेशन करवानी है ना, इसी तरह करवानी है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर आपके पास सारी जो वेरिएबल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो इंटीजर हैं तो आप उनको कॉमा डाल के एक लाइन में करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जो कि जिसकी डेटा टाइप डिफरेंट है तो आपको उसको नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। लेट्स से आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हो, डिक्लेयर वाई, और उसकी डेटा टाइप है रियल, तो उसको आप सेपरेट लाइन में डिक्लेयर करवाओगे, इसके साथ नहीं आप फिट कर सकते एक लाइन में। तो बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर सेम डेटा टाइप सारी हैं वेरिएबल्स की तो फिर उनको कॉमा लगा के आप सेम लाइन में कर सकते हो, फिर वरना नहीं। इसके आगे भी फिर हमें लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू। उसके साथ भी लिखना पड़ेगा। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर सिर्फ हमें y इक्वल टू 0 लिखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ गार्बेज वैल्यू रिमूव करते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में हाँ, मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास इस तरह आ रही हो ना कि लेट्स से वो आपको कह रहा है x इक्वल्स टू x इंटू 1, इस तरह की कोई मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो फिर आप ज़रूर कर सकते हो उसको, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन वैसे इन मोस्ट केसेस आपको नहीं पड़ती, और ज़्यादातर जो ओ लेवल्स के अंदर टेस्टिंग होती है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करता है। बस कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जब भी आपके पास गार्बेज वैल्यू से आपका आंसर इफेक्ट हो रहा ना तो फिर आपने गार्बेज वैल्यू को रिमूव करना है। तो ये आपके पास ट्रिक होती है। वैसे हर वेरिएबल को अगर आपको नहीं भी कॉन्सेप्ट समझ आता ना गार्बेज वैल्यू का, तो इसके अंदर आसान ट्रिक ये होती है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं ना उनको इक्वल टू 0 कर दो, फ़र्क आपके पास कुछ नहीं पड़ने वाला। बाद में जाके उनकी खुद ही असाइनमेंट जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर लेना। लेकिन ज़्यादा ख्याल हम तब रखते हैं जब वैल्यूज़ आपके पास इफेक्ट हो रही हो नेगेटिवली गार्बेज वैल्यू के थ्रू, तो फिर उसको रिमूव करना होता है, वरना ज़रूरत नहीं होती। बस टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी फ़ायदा नहीं है उसको डिस्कस करने का।